Well, hello everyone. I welcome you all to Exam Marathon. As you know, we are covering the awesome course based on Indian polity. So आज हम इसी एस्पेक्ट में इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे. सो जिसने भी प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं और 3 वीडियोस वो प्लीज देख लें. हमने वहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक तरीके से पॉलिटी का कवर कर लिया है. एक्चुअली मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज भी ऐड कर रहा हूँ. लक्ष्मीकांत तो हो ही रही है, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल एड एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो. ओके. सो आज हम इस बात करेंगे इस चैप्टर पर्टिकुलरली इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि चैप्टर 3 है. और तो सेलिएंट फीचर्स में क्या है, हम बेसिकली बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है एक्चुअली. एक एक पूरा जो ढांचा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, हम ऊपर ऊपर से सारी चीजें देख लेंगे कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर. सेलिएंट मींस हमारा प्रोमिनेंट फीचर, जो हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट चीजें होती हैं. This is about me and you can read more about me here. My name is Yogesh Gangwar and you can join us on various social media platforms as well. Please check out Instagram. Once awesome posts are there like related to current affairs and other. You can join Telegram for exam related content updates. On Facebook we have the group and page also. Please check out these places once. So बेसिकली हम हैं चैप्टर 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इस जो चैप्टर ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पे मैं शेड्यूल्स को छोड़ दूंगा और अगली वीडियो में यानी कि शेड्यूल्स को छोड़ के मैं या फिर सारी बात करूंगा यहाँ पे जो भी हमारा सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं स्केड्यूल्स अलग से कवर करूंगा क्योंकि स्केड्यूल्स एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है और उनको मैं बढ़िया से बिट ट्रिक कवर करना चाहता हूँ. तो बिट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि शेड्यूल्स को कैसे याद करना है और इसमें मैं बेसिकली और बाकी सारी चीजें कवर कर ही लूंगा. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट. कैसे सर, कैसे यूनिक है हमारा? सर हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब ऐसा बोला जाता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सीधा सीधा उठा लिया गया है, काफी सारी कंट्रीज से उठा लिया गया है. हाँ ये बात सही है, लेकिन सर हमने इतने अमेंडमेंट करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर द इंडिपेंडेंस. आपको पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस टाइम 395 समथिंग आर्टिकल से आज हमारे पास 470 समथिंग है. तो समझिए इस चीज को, हमने यहाँ से यहाँ जाने में हमने जो अपनी नीड्स थी और अपनी जो हमारे जो बोलेंगे हमारा सिटीजन्स की डिमांड थी उनको हमको इनकलकेट करने की कोशिश करी. तो ये यूनिक बन गया क्योंकि हमारा जो थर्ड गवर्नमेंट वो भी आ गया. हमारे थे हमारा स्ट्रक्चर्स था, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, बट थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया, वो भी बाद में आया. तो इससे पता चलता है कि हमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूनिक है और हमने अपनी कैसी कैसी चीजें उसमें डाली गई. इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया जाता है. तो आप खुद ही सोचिए ये यूनिक इसलिए है क्योंकि आप ये सोच लीजिए जब 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं तो कितने ज्यादा बलवर्क जो होता है बहुत बड़े लेवल पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना चेंज किया गया है. ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कुछ ना कुछ, ये तो है ही. ठीक है, बट एक चीज का आप ध्यान रखिए, 42nd अमेंडमेंट के बाद ही मतलब उस टाइम के अराउंड ही एक कंट्रोवर्सी चल रही क्योंकि इमरजेंसी का टाइम था. तो केशवानंद भारती केस में क्या, इन द सेंस आप ये भी ध्यान रखिए अभी केशवानंद भारती की रिसेंटली डेथ भी हुई है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए सब कुछ. तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि पार्लियामेंट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ 8, जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, वो किसके लिए, वो लिमिटेड है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए. तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट नहीं हटा सकती, यानी कि या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को हमारा मैं आपसे बोलूं कि अवॉइड नहीं कर सकती, उसे अवॉइड नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना ही पड़ेगा. तो आपको ये चीज याद करना रखना है कि केशवानंद भारती केस से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, और हमारा 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है. ये पीसीएस में थोड़ा सा ट्रिविया है, पूछ लेते हैं डायरेक्टली. ये हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. अब हम इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी याद रखिएगा. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है सीधे अनरिटन. दैट डजंट मीन कि उनके पास कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, उसका ख्याली पुलाव मत बनाए लेना. है लिखा हुआ उनके पास, बस इतना सब्सटेंशियली नहीं है, जैसे इतना बलवर्क नहीं है जैसा हम लोगों ने पूरा रिटर्न लिख रखा है, इस तरीके से नहीं है. बट उसको बेसिकली कभी कभी पूछ लेता है हमारा कहीं एसएससी पीसीएस में. तो याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन आएगा तो आपको ब्रिटिशर पे ही लगाना है कि वो अनरिटन है. लेंथिएस्ट है भैया, सारे कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी बनाए गए हैं हमारा, ये मैं बता चुका. ओरिजिनली मैंने आपको बोला ही था कि हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे और प्रियम्बल था, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे. बट नाउ प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग, अब तो 2021 है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 2021 में भी हमारे पास एक अब प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और नाउ वी हैव द 12 शेड्यूल्स. जिसके बाद मैंने बताया था लोकल गवर्नमेंट जो है हमारा एक अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ गया था जो गांधीयन उस फिलॉसफी पे बेस्ड है. तो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारा बाद में ऐड करा गया 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट से. ठीक है,
और अब आपको भी बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हुआ क्यों? सिंपल सी बात है, देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 इसलिए था क्योंकि उसको सीधे उठा के काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक 250 अराउंड प्रोविजंस जो थे वो सीधे कॉपी कर लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब आप किसी को कॉपी करते हैं तो आप उसको हर एंगल से भी देखते हैं। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें लॉयर्स थे, तो लॉयर जो होता है वो हर चीज़ को हर एंगल से देखने की कोशिश करता है। तो इसलिए वो थोड़ा लेंथीस्ट भी हो गया। और डेफिनिटली जो हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा और डाइवर्सिटी बहुत है हमारी कंट्री में, तो उसको हमारा सबको कॉग्निजेंस में लेने के लिए वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर सेंटर एंड और अभी आपका रीसेंट एब्रोगेशन हो गया 370 का, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, अब ये तो ट्रूली बिल्कुल सच बात है ही। देन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हाँ सर, बिल्कुल ट्रू है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही प्राउडली कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, Sir, we are ransacking all the known constitutions of the world. It is not that bad. अगर आप किसी से भी अच्छी चीज ले रहे हैं, it is not bad. अब आप सोचिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी इतनी पुरानी है और जो हमारा आयरलैंड था वो इतना पुराना था, तो हम वहां से अगर कोई अच्छी चीज ले रहे हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस से गए हैं ना, तो अच्छा ही है। तो हम अम्बेडकर ने बहुत प्राउडली कहा था इस चीज को कि हम सारे सोर्सेस से लिया है और हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शर्म की बात है, और बेसिकली होना भी नहीं चाहिए। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है, डिफेंस एग्जाम्स के यूपीएससी में काफी बार आ चुका है। स्ट्रक्चरल पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिलोसफिकल पार्ट है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे अमेरिका से और डीपीएसपी हमारे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को याद रखिएगा। पॉलिटिकल पार्ट आपको पता है, ऑलवेज हम लोग किससे लेंगे? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये सब यहीं से ड्राइव किया गया। तो इन इन बेसिकली मैं बोलूंगा इन तीन चीजों को याद रखिएगा, और ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि रैंसैक करा गया है सारे कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा आता है सोर्सेस ऑफ द, ये एक ग्लांस थ्रू हो लीजिएगा। 1935 से जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। फेडरल स्कीम ली गई है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है। इसमें फेडरल स्कीम एक खासकर आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर हमने हमारा कनाडा से या फिर ब्रिटिश से उठाया गया, लेकिन वो नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन वी हैव द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है डेफिनेटली। एंड रूल ऑफ लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सिटीजनशिप, और हमारा जो अमेरिका में है वो डुअल सिटीजनशिप है, तो हमारा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। कैबिनेट सिस्टम, रिट्स हमारा अंडर आर्टिकल 32 और हमारा हाई कोर्ट के भी अंडर होती है, तो वहीं से आया, ठीक है। और प्रिविलेजेस और बाइकेबलिज्म, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा आया है प्रियम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ कहाँ से? प्रेसिडेंट का हमारा। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है इसका आपको बेसिकली सब बहुत रफली आइडिया होना चाहिए। मैं एक अपना आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो, जहाँ पे मैंने कोरा पे आंसर लिख रखा है, उसका मैं नीचे यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस आंसर को एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये जर्मनी से हमने फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी के ड्यूरिंग सस्पेंड करने के लिए ये वहां से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी है स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेस्टिट्यूटरी पावर्स, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। रसिया से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जस्टिस, आइडियल्स, प्रिंसिपल के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, प्रियम्बल, क्योंकि वो सोशलिस्ट हमारा जो गवर्नमेंट थी, और नेहरू नेहरू जो थे हमारा बहुत इससे इम्पैक्ट भी थे, यानी इससे बहुत ही प्रभावित भी थे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इन 1789 अराउंड जो हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्करेंट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइंट सिटिंग। और हमारा साउथ अफ्रीका से हमारा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और आर्टिकल 368 में जो हम डील करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्स है, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो वर्ल्ड के हैं। कैसे? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें सर एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है, जैसे कि हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे मैं बोलूँ, जो उनका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप विदाउट स्टेट्स, मतलब आप बोलिए, कुछ कर ही नहीं सकते। विदाउट स्टेट्स के आप कुछ कर ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट। तो उस चीज को हम बोलते हैं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिजिड। तो रिजिड का एग्जांपल आपका क्या होगा? अमेरिकन। और एट द अदर हैंड वी हैव
अनदर कंट्री जहां पे क्या है फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी लॉ होता है जो उसकी तरह बिल्कुल पास हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पता नहीं चलेगा, तो वहां कैसा सिस्टम है फ्लेक्सिबल। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब मिक्स, हमारा मिक्स है किसका, ना तो वो रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ना तो फ्लेक्सिबल, बट सिंथेसिस है बोथ, दोनों चीजों की कैसे, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो डील करता है हमारा इससे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां पे टू टाइप्स के अमेंडमेंट्स हैं, या फिर मैं बेसिकली बोलूं थ्री टाइप्स भी बोल देते हैं कुछ, लेकिन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है मेंबर्स की प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है। तो एक तो होता है हमें अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्पेशल मेजोरिटी और सेपरेटली हाउस में उसे पास होना चाहिए, और एक होता है जो हमारा वो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स का, टोटल स्टेट्स का हमें उसको कॉग्निजेंस पे लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, तो उसमें से हमारा इस तरीके से मान लीजिए 15 प्लस को एक तरीके से हमें अपने उनको भी राजी करना पड़ेगा, लेकिन वो तब होता है जब स्टेट लिस्ट में जो होता है हमारा अंडर शेड्यूल 7, तो वहां पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो, जो फेडरल फीचर कुछ इम्पैक्ट कर रहा हो, तो वहां पे जरूरत होती है। कुछ प्रोविजंस बिल्कुल सिंपली जैसे हमारा जो ब्रिटिशर्स का हो जाता है जैसे सिंपल मैनर में, ऐसे ही हमारे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में हो जाते हैं। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट के पास पावर है हमारा, विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है, ये सब कर सकती है। तो ये जो चीजें होती हैं 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आती हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से हमारा पास हो जाती है। नेक्स्ट हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइसेस, अल्टीमेट फीचर है सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा। फेडरेशन हमारा कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, बट हमारा आर्टिकल, अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट्स में एक चीज बताइए कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असल में है क्या, फेडरेशन है कि नहीं है, इस चीज को आप कमेंट करिए। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। आर्टिकल 1 हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, इंडिया इज अ और शेल भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसमें दो चीजें पता चलती हैं हमें। इंडिया जो फेडरेशन है वो रिजल्ट नहीं है किसका, एग्रीमेंट का बाई स्टेट से, मतलब स्टेटमेंट से हमारा कोई स्टेट से जो हमारा उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, और उनको कोई भी राइट नहीं है फेडरेशन से निकलने का, यानी कि हम लोग जो है वो वेरी मच यूनाइट है, यानी कि यूनिटी है, यूनिटरी बाइस इसमें जो पता चल रहा है यूनिटरी है, जो कि हमारा इमरजेंसी के प्रोविजंस के टाइम में हमारा पता भी चल जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो है क्वासी फेडरल है, ये कि किसने कहा, केसी वेयर ने, इस चीज को आप थोड़ा सा याद भी रखिएगा, ठीक है। ये मैंने देखा है कि इनकी सीधे स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि क्वासी फेडरल किसने कहा था, ठीक है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ स्टेट होती है बिटवीन अ यूनिटरी स्टेट और अ फेडरेशन, मतलब बीच का थोड़ा सा चीज होती है, ना तो आप उसे यूनिटरी कह सकते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ बोथ, उस टाइप का चीज होता है। अब फेडरेशन के बेसिकली फीचर क्या होते हैं, देखिए हमारे पास टू गवर्नमेंट्स भी हैं, यानी कि इवन ज्यादा भी हैं, मतलब हमने लोकल गवर्नमेंट भी ऐड कर ली, लेकिन फेडरेशन का एक बिल्कुल बेसिक फीचर होता है कि टू और मोर के बीच में हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर डिवाइड होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर्स भी है हमारे पास, सिंपल सा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी भी है, क्योंकि मैंने बताया था किसी एस्पेक्ट्स में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हार्ड है, जैसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हटा सकते, और अगर आप फेडरल फीचर कोई बढ़िया से छू रहे हैं तो उसे आपको स्टेट्स का क्या लेना पड़ेगा, स्टेट्स से हमें उसको परमिशन भी लेनी पड़ेगी या फिर पास कराना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास और बाइकैमरलिज्म है। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, फेडरेशन के, और जो कि सारे इंडिया में है। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया में जो यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर है वो भी इंडिया में है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा सेंटर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा जो गवर्नर होता है स्टेट्स में, उसे कौन प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, तो वो भी एक फेडरल फीचर नहीं है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए, दोनों के लिए, हमारा यूनियन के लिए भी स्टेट्स के लिए भी। और अब तो बिल्कुल ही ये बात क्लियर हो गई जब हमारा जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया। प्रीवियसली आप थोड़ा सा कह सकते थे, बट अब तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अमेरिका में ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है, उनका अपना लॉ स्टेट लेवल पे भी है और हमारा नेशनल लेवल पे भी, इस फेडरल लेवल गवर्नमेंट भी है। सिंगल सिटीजन, लेकिन अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, यस। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, स्ट्रीमलाइन जुडिशरी है। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर में आपको बता ही चुका हूं, सेंटर से ऑल इंडिया सर्विसेज है एंड इमरजेंसी प्रोविंसेस। देन हम आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, वो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड होता है बिटवीन किसके, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और आपका जो मैं बोलूं एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है,
ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो बिल्कुल सेपरेशन होती है पावर में, उसमें मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन होती है। बट हमारा पार्लियामेंट में सेपरेट्स तो हैं, हमने अलग अलग पावर तो दी है, लेकिन वो अगर कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल्दो हमारा जो डीपीएसपी है वो हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स करता है डेफिनेटली क्लियरली। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर हम सिंपल सा बोलते हैं, जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना वो यहाँ पे इस प्लेस है, ये लंदन में, ये लंदन में एक प्लेस है, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये एक तरीके से सिंबल है, तो हम बोल देते हैं वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा वो बोथ लेवल्स पे है, यानी कि जो सेम सिस्टम हम सेंट्रल लेवल पे फॉलो करते हैं, यानी कि हमारा लोकसभा है, हमारी राज्यसभा है, और यही सेम लेजर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट लेवल पे। तो हमारा बोथ लेवल्स पे यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे हमारा ये चीज फॉलो होती है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, बिल्कुल सिंपल सा हमारा नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हेड, नॉमिनल हमारा प्रेसिडेंट हो गया, रियल एग्जीक्यूटिव हेड हमारा पीएम हो गए, मेजोरिटी पावर पार्टी रूल करती है डेफिनेटली, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हमारे यहाँ पीएम की कुछ ऐसी पोस्ट शो नहीं करी गई है, बट ये लिखा गया है आर्टिकल 70 में कि एक वो होगी पोस्ट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी, वहां से हमारा पीएम का आ गया। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, और एक हमारा परमानेंट हाउस है जो कि है हमारा राज्यसभा। देन अब मैं बात करूं आपसे फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्लीज इस चीज को बहुत ही याद रखिए। इंडियन पार्लियामेंट हमारी सोवरेन बॉडी नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। वाई सर? क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी बेसिकली कोई भी हो वो चेक एंड बैलेंसेस पे बेस होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में सिंपल सा चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। बट हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, अगर वो कोई लॉ बनाती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलर लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये पर्टिकुलर चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर वो उसको टच कर रहा है तो उस लॉ को उसे पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ेगा, या फिर उसे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसे नल एंड वॉइड कर सकता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। और हमारे यहाँ में मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक हेड है, रिपब्लिक है, और ब्रिटिशर्स में सेम उल्टा है, क्योंकि वहां पे मोनार्की है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हेरिडिटरी हेड होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में और ब्रिटेन में है, प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही जगह, और कई लोग इसे रेफर करते हैं इट इज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर हर जगह आपको दिखेगा ही रियल में। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जो हमारी सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो कहाँ का प्रिंसिपल है, यानी कि पार्लियामेंट की जो आजादी है वो कहाँ की है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और हमारा जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो है हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका में है वो बहुत ही आपको बोलूं बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहां पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, एक तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सिंपल सा क्या होता है, हमारे यहाँ जो इंडिया फॉलो करती है वो करती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि अंडर आर्टिकल, जैसे आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या है सिंपल सा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिंपल सा ये है, कोई भी लॉ अगर बनता है तो सर लॉ तो सही बन रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है। और जब हम इमरजेंसी लगती है तो हम 21 और 22 को छोड़ के हमारे सारे आर्टिकल्स जो है वो डिनाई कर भी जा सकते हैं, उनका हमारे पास कोर्ट में नहीं जा सकते। तो उस तरीके से हम वहां पे एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि अगर आपसे बोला जाए सिंपल सा, कोई लॉ अगर ये जस्टिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन की हम जान ले सकते हैं या मार सकते हैं, तो वो सही है लॉ की नजर में, अगर वो लॉ कह रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, हमें लॉ को जस्टिफाइड है, सही है, ह्यूमन राइट्स का सारा कवर करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैंने अभी बता ही चुका हूँ आपको, कोरा का आंसर का लिंक है बहुत बढ़िया सा, उसे आप देख लीजिएगा, कमेंट जो पिन करा हुआ है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है भी है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सीधा सीधा फैक्ट है, इसको थोड़ा सा याद भी रखिएगा, और याद क्या रखिएगा कि सीधे सीधा आ जाता है कहीं भी, वैसे यूपीएससी तो सीधे सीधे फैक्ट नहीं पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास सर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस, प्लीज इन बातों को ध्यान रखिए। इंटीग्रेटेड कैसे सर, एक स्ट्रीम्ड लाइन जुडिशरी है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक पावर जाती है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जाती है। पहले हमारे पास लोअर कोर्ट्स हैं, फिर देन हायर कोर्ट्स है, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और
इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स कैसे इनका जो हमारे जजेस होते हैं उनके आप उस पे बात नहीं कर सकते, मतलब उस पे बात इन द सेंस सैलरी पे उनकी उनकी जो डिसीजन है उसमें उसके बारे में आप पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो उनको वो है वेरी मच इंडिपेंडेंस दे रखी है। जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, फिक्स सर्विसेज है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो चार्ज होता है इनकी सैलरी और जो कि उसको अमेंड करना बहुत ही हार्ड है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, ये मैं बता ही चुका हूँ, डीपीएसपी में है आर्टिकल 50 में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इससे पता चलता है कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ सर सेम लॉ है थ्रू आउट, अनलाइक यूएसए। कैसे सर? आप चाहे कश्मीर में बैठे हो, फिर चाहे आप कन्याकुमारी में बैठे हो, आपको सेम लॉ ही, आपको लॉ एक ही मिलेगा थ्रू आउट द होल इंडिया। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में कैसा ऐसा नहीं है, वहां पे स्टेट लॉज भी होते हैं अपने और अपना एक फेडरल लॉज भी होते हैं। फेडरल लॉज यानी कि उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है। तो वहां पे जो होता है डुअल सिटीजनशिप भी होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक इंसान जो है वो सिटीजन यूएसए का भी होता है और वो पर्टिकुलर स्टेट का भी होता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्टेट होगी तो वो वहां का भी सिटीजन बोलेगा मैं यहाँ का हूँ, यूएसए का होगा तो वो भी बोलेगा कि मैं यहाँ का हूँ, ठीक है। ऐसा भी है, जैसे अलास्का का है तो वो कहेगा मैं अलास्का का भी हूँ और यूएसए का भी हूँ, ठीक है। एपेक्स कोर्ट, हमारे यहाँ एपेक्स कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेट, सबसे ऊपर बैठा हुआ है हमारा सुप्रीम कोर्ट। जैसे हम फेडरल कोर्ट बोलते हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोलते हैं, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया वहां पे जो स्टेट में जो लॉ है वो भी एप्लीकेबल होता है पर्टिकुलर सिटीजन पे और वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट टू स्टेट। बट हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट वो है अल्टीमेट अपील है, और ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इन सबको थोड़ा सा। देन हम बात करते हैं हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है सर? ये जो है लिमिटेशंस हैं जो एग्जीक्यूटिव और जुडी लेजिस्लेचर हैं उनके, ऐसे लॉस, आर्बिट्रारी लॉस। जैसे क्या होता था पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो लॉ बनाते थे, वो क्या करते थे, कोई राइट्स नहीं, कुछ भी नहीं, एक्सप्लॉइट करते, तो वो उस टाइप की सिचुएशन ना आए, तो इसलिए दे आर लिमिटेशंस ऑन द, इस बात को याद रखिएगा। fundamentals are the limitations on the executive and the legislature, or you can say that you are the government, because indirectly क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ सही डिसीजन ले रही है। हमें ऐसा तो नहीं है जैसे फार्म लॉस में है, फार्म लॉस में प्रोटेस्ट चल रहा है तो वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, क्योंकि हम लोग खुश नहीं है, तो इस तरीके से कोई भी जो लॉ से खुश नहीं है, जो उस जो इम्पैक्ट कर रही है जो चीज, तो वो अपनी जो हमारा अगर वो नहीं है तो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिसिएबल है सर, जस्टिसिएबल है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226, आप जा सकते हैं, रिट्स इशू करवा सकते हैं। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं यहाँ पे, तो रिट्स हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, मैंडेमस और क्यू वारंटो। तो इन सब सारी रिट्स से क्या होता है, हमें जो भी पर्टिकुलर, हम जो भी हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है या फिर हम जिसे बोलेंगे हमारे राइट्स को डिनाई किया जाता है, तो हम पर्टिकुलर रिट्स जो है वो हमारा इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारा। तो इस रिट्स में भी थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करना शुरू, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बात करना, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बहुत ही यूज टॉपिक है, बट आई एम गिविंग यू द लाइक बेसिक आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर एक्चुअली दे आर, ठीक है। तो हमारा ये है कौन सा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ से है ये मैं बता चुका हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं नाउ, लेकिन ओरिजिनली जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें आर्टिकल 31 में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, बट उसको हटा के 300 ए में लीगल राइट बना दिया था बाद में, क्योंकि वहां पे बहुत लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, तब बहुत ज्यादा इशू हो गया था लैंड रिफॉर्म्स में, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, शेड्यूल वगैरह सारी चीजें प्रोटेक्ट करी गई थी, तो वो था। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि पहले ओरिजिनली 7 राइट्स थे, बट नाउ वी हैव द 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी है हमारा 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम 19 टू 20, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, और कल्चरल एजुकेशन राइट्स 29 टू 33, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज 32, और इसी के अंदर हमारी रिट्स आती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हमारा जो आता है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक कैसे है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा सर दिस इज द नोबल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बिलीव था सर हमारे मैं आपको क्या बोलूं, इतना बिलीव था, इतना हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो लोग थे जो हमारी फ्रीडम के लिए लड़े, उन लोगों को इतना भरोसा था कि सर अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आप जब इंडिया बाद में प्रॉस्पेरस हो जाएगा तब आप वेलफेयर स्टेट दे दें,
ठीक है? तो समझो अभी भी हमारा जो इंडियन फ्रीडम जो हमने माँगी थी, जो चीज़ थी वो गोल अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी कम्युनल राइट्स हैं, पॉवर्टी है, हंगर है, सारी चीज़ों से इंडिया अब भी जूझ रहा है। लेकिन हमारे मतलब लीडर्स क्या बोलूँ, आप उनके बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन कर लीजिए, बहुत ही ऑसम वर्क किया था, स्पेशली बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है? क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और चेयरमैन भी थे। ये है हमारा अंडर पार्ट 4 और नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल सर कुछ ही रीज़न से ही रखा गया था क्योंकि डीपीएसपी में जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, वो सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो उस टाइम हमारा इंडिया सर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इतने प्रॉस्पेरस नहीं थे सर, हमारा फूड सफिशिएंटली, तो उनको पता था कि अगर हम इसे जस्टिफाइड नहीं कर सकते, बट इट इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन टू स्टेट अथॉरिटी टू फॉर देयर एप्लीकेशन। लेकिन स्टेट अथॉरिटीज़ को इस चीज़ को हमारा इस चीज़ में लेना है, यानी कि जब आपके पास रिसोर्सेज़ होंगे तो आप इस चीज़ को याद रखें। बेसिकली इन्हें 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। और गांधीयन तो आप एक तरीके से ऐसा मानिए, बाद में जाके गांधीयन जो फिलॉसफी है वो बाद में जाके अचीव होती है जब हमारा 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमारा लोकल गवर्नमेंट आती है, जो कि हमेशा से गांधी जी चाहते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी में है, याद रखिए। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिए, ठीक है? अब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद सर कहा है, दे आर इन द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि ये बिल्कुल फंडामेंटल फीचर है किसके, हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए। और ये ड्यूटी है स्टेट का कि इन प्रिंसिपल्स को यूज करे जब वो लॉ बनाए, ठीक है? हमारे दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। चंपकम दोराई राजन केस था 1952 में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुपीरियर हैं किसके ऊपर, डीपीएसपी के ऊपर। सही है, इस चीज को आप याद रखिएगा, इसमें ये कहा गया था। बट मिनर्वा बिल केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेड रॉक बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो यानी कि अब हमारा जो कह सकते हैं हम, जो हमारा एक दूसरे के, एक तरीके से मैं बोलूं कि एक दूसरे को मतलब एक कंप्लीट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। कोई भी चीज किसी चीज के सुपीरियर नहीं है, बट ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, सो यू कैन गो टू द कोर्ट इफ स्टेट और एनीवन डिनाइंग यू द बेसिक राइट्स। सो ये भी चीज है, तो इस चीज को भी थोड़ा याद रखिए। आई थिंक सारे डाउट्स डीपीएसपी के अराउंड क्लियर हो गए, बेसिक बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ वी हैव ऑसम फीचर फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि इमरजेंसी के टाइम में ऐड किया गया था। और इस चीज क्या है, हमारा ये पार्ट 4 ए में है और आर्टिकल 51 ए में है। इस चीज को याद रखिएगा, पार्ट 4 ए में ओनली एक ही आर्टिकल है और जो कि है आर्टिकल 51 ए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये हमारी ऐड करी गई, और किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये आपको कमेटी भी इंपॉर्टेंट है और ये याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। हमारी जो लास्ट ड्यूटी है हमारी के, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एज 6 to 14, जो एज है 6 to 8 14, ये हमारी बाद में 2002 में ऐड करा गया, ये डीपीएसपी से है। लाइक डीपीएसपी दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल। लेकिन अगर आप जैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं फंडामेंटल, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में खदेड़ दिया जाएगा और आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी। बट वी हैव द लाइक डीपीएसपी, स्टेट्स हैव द मोरल ऑब्लिगेशन टू फॉलो द डीपीएसपी, like that we have also the moral obligation to abide by the constitution, respect its ideals, national flags. Obviously you have the need to be a scientific temper, humanism। और सबसे important जो चीज मुझे अभी भी लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा important है, हमारा कल्चर और कंपोजिट हेरिटेज। और सबसे खास चीज है जो, वो है एनवायरमेंट। हम लोग एनवायरमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और गवर्नमेंट्स के भी बातों में तो है ही नहीं एनवायरमेंट को क्या बोलूँ। हालांकि कोशिश तो बहुत करी जा रही है, बट हमारा जो ड्यूटी बनती है कि हम, हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें हम पार्टिसिपेट करें और कहीं इधर उधर कचरा ना फैलाएं। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर स्टेट। बिल्कुल सर, एक चीज याद रखिएगा, सेकुलर स्टेट का मतलब, जब भी आपके मन में सेकुलर आया करे ना, तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि हमारा जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और जो बेस्ट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अभी फ्रांस में चली थी, वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ कार्टून वगैरह बनाया गया था। तो वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो सेकुलरिज्म का वो बिल्कुल अलग है। वो रिलीजन, रिलीजन बोलिए आप, रिलीजन या फिर मैं बोलूं चर्च, रिलीजन और स्टेट को बिल्कुल अलग करता है उनका जो है। लेकिन हमारा जो रिलीजन को, और इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी है, हमारा जो रिलीजन को है वो हर किसी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, सर्वधर्मो धर्मो संभाव, इस तरीके से ना। तो हमारा जो है
ये सेकुलर स्टेट का हमारा सेकुलर तो था ही, ये अंडरस्टूड था, बट इसको ऐड भी करा गया प्रेमबिल में बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 से। और सारे सिटीजन्स को लिबर्टी, बिलीफ, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप ये सब मिला हुआ है। और ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं सेकुलर स्टेट्स की कहाँ से। 14 आर्टिकल है, 15 है, 16 है, 25 से 13 है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स एंड जेंडर, एंड equality in equality before law, or you can say that in equality of opportunity in public services, जो कि हमारा आर्टिकल 16 है। तो इन सबसे हमें पता चलता है कि हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो है सेकुलर है और सबको एक तरीके से इक्वल राइट्स देता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड्स तो एकदम औसम चीज है ही। और हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सब में एप्लीकेबल नहीं है। मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सी स्टेट में अभी एप्लीकेबल है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और वहां पे जो मैंने बताया था बेस्ट में रिलीजन का स्टेट से कोई मतलब नहीं है, वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, बट वी हैव द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमारा सर इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि बोथ लेवल्स, यानी कि सेंटर हमारा सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो हर कोई सिटीजन जो कि 18 ईयर्स से ज्यादा का है उसको राइट टू वोट है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन, जो कि आर्टिकल 15 का पार्ट भी है। एकदम बोल्ड स्टेप था सर, मतलब आप विश्वास मानेंगे, चर्चिल वगैरह ये लोग थे ना जब उस टाइम के पीएम, इतनी हंसी बनाते थे इंडिया के, अरे ये क्या कर रहे हैं। इवन आप ये सोच लिए स्विट्जरलैंड, अमेरिका और इतनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, इन लोगों ने भी जो है इंडिपेंडेंट होने के बाद राइट्स जो है वो धीरे धीरे सिटीजन्स को दिए, बहुत ही लेट आके दिए हैं, बट हमने बोल्ड स्टेप लिया। मतलब अम्बेडकर जी को इतना बिलीव था कि नहीं सर हम बिल्कुल इक्वल राइट देंगे, और ये बिल्कुल सही साबित भी हुआ। हमारे लगभग जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बने, उसके बाद कोई भी डेमोक्रेसी इतने बढ़िया से टिक नहीं पाई, और कहीं जगह कई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए, बट वी आर जस्ट टेस्टिफाइंग द टाइम। हम लोग कर रहे हैं और काफी अच्छे से चीजें हो भी रही है। आई होप मैनी सिल्वर लाइनिंग्स आर इन फ्यूचर। हमारा सर इक्वालिटी है, रिस्पेक्ट है, और ये ब्रॉड बेस्ड है। सोचिए कि एकदम एक ब्रॉड बेस्ड की हम सबको लेंगे, सबको लेंगे, क्योंकि आफ्टर फ्रीडम जो था वो एक बहुत ही बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। सबके मन में एक चीज आ गई थी कि हम सबको पार्टिसिपेशन मिलेगा। रियलिटी में भले ही चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई हो, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से बेसिकली पूरा राइट देता है। इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। वोटिंग एज जो थी वो हमारी पहले 21 थी, जिसको रिड्यूस करके 18 करा गया था। कहाँ पे? 1988 में। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो हमारा 18 इयर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। तो कहीं भी आपको एमसीक्यूज करने हो तो एलिमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो, कहीं पता चली वहां इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहा हो और वहां 21 लिखा हो और आप उसे ओके कर दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास भाई सिंगल सिटीजनशिप है, सिंपल। डुअल पॉलिटी है, सेंट्रल स्टेट, बट सिंगल सिटीजनशिप है। कोई स्टेट की सिटीजनशिप लेके मैं यूपी का हूँ, तुम दिल्ली के हो, तुम पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के हो, लेकिन हमारे पास सिंगल सिटीजन। बट यूएसए के पास कौन सी है? डुअल सिटीजनशिप। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। जो हमारा प्रियम्बल कहता है ये उस लाइन को, हमारा फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी का मतलब आपको इतना बढ़िया एक एग्जांपल दूं, हमारा जो सिनेमास में क्या था ना, मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ से बेवकूफ आ जाते हैं और क्या-क्या बातें करने लगते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो सबको है, लेकिन नॉलेज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट उनको कुछ नहीं पता है, बस शेयर करना शुरू। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, नेशनल एंथम जो है वो स्क्रीनिंग से पहले बजेगा। इतना ऑसम डिसीजन था सर। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सर एक सिनेमा घर में बैठे हैं, उस सिनेमा घर में सर हो सकता है आपसे पहली वाली सीट लेने वाला, यानी कि जो आपसे नीचे सीट ली है, जो सीट के रुपीज भी कम है, हो सकता है वो आपसे गरीब हो, और आप सबसे पीछे बैठे हो एकदम प्रीमियम सीट पे, हो सकता है आप उससे अमीर हो, लेकिन आपका रिलीजन अलग हो, आपका कल्चर अलग हो, आपकी लैंग्वेज अलग हो। इंडिया में एक्चुअली ऐसा है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस और बल्क, बट कौन सी चीज है जो सर आपको यूनाइट करती है? कौन सी चीज है जो आपको इंडियन सिटीजन बनाती है? वो यही तो है सर, नेशनल एंथम, मदरलैंड। जब आप क्या होगा, जब नेशनल एंथम बनेगा तो आप बजेगा, यानी कि जब नेशनल एंथम होगा तो सभी उसके सामने इक्वल हैं। नो मैटर कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, क्या हैं। जब हम राइट्स मांगने जाते हैं तो कहते हैं नहीं हम सर इक्वल राइट्स के सामने इक्वल हैं। तो इस चीज को फॉलो भी करिए ना। तो हमारा जो है ये बहुत सही कॉन्सेप्ट था। जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो एक यूनिटी फील होती है, एक फ्रेटर्निटी आती है, ब्रदरहुड आती है। इस चीज को आई होप आप सब समझ गए होंगे, और आप नीचे कमेंट में अपना
एक्चुअली हो सकता है मेरी ओपिनियन से कोई वैरी करते हो, किसी की ओपिनियन अलग हो, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रीड करूँगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आपका भी पर्सपेक्टिव मुझे पता चले। और यूएसए में ऐसा है नहीं, जैसे मैंने बता दिया, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, लाइक हमारे पास लेजिस्लेचर, जुडिशरी और ये तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ करती है, जैसे कैग है, जो कि ऑडिट करती है। ठीक है? और हमारा यूपीएससी है 315 इंटू 323, एसपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इतनी जबरदस्त पावर सर, जब हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम पावर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है। तो हमारा ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। सो हमारे पास है इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। अब ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्या था सर? काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, काफ़ी लोग डर गए थे। उस टाइम क्या था, हिटलर के टाइम वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हुई थी। सबको डाउट था कि ऐड करें, ना करें, ना करें, ना करें, बट फाइनली उनको ऐड कर लिया गया। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 352, 352 फिर 356 और फिर हमारा 360 अल्टीमेट। 352 में जो हमारा वो नेशनल इमरजेंसी है, जिसमें वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन है, आर्म रिबेलियन ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है? स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो अभी आप देख भी सकते हैं, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, तो ये कुछ चल भी रहा था पंगा, इन चीज़ों को रिवीजन करते रहा कर बढ़िया था, ठीक है? और जो स्टेट्स की डायरेक्शंस है उनको कंप्लाई करने में फेल हो जाए, तो तब भी हमारा स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, सर प्राउड होना चाहिए आपको इस बात पे कि इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ है। और दे आर द दिस आर द यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। We have the three tier of the government. Originally we have the dual polity, or you can say we have the two levels of government, central level और then हमारा स्टेट लेवल और यही दो थे। बट आफ्टर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 हमारे पास कौन सा आ गया, लोकल लेवल भी आ गया, जो कि एक ऑसम फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिसे गांधीयन फीचर भी बोलते हैं। और गांधीयन फिलोसफी जो थी वो यही थी कि लोकल गवर्नमेंट्स पे बेस्ड हो हमारी पॉलिटी और लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन हो, ठीक है? और ये और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता, ये हमारा यूनिक फीचर है। दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है सर स्पिरिट में, ठीक है? इस तरीके से यूनिक है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आल्सो, और जो कि ऐड करा गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, इतना ज्यादा था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया और प्रोटेक्शन मिल गया सोसाइटीज को। और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके अंदर एक तरीके से राइट है हमारा फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और डीपीएसपी में भी ऐड किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ सोसाइटी, 43 बी में है। नया पार्ट ऐड किया गया 9 बी, जहाँ पे लिखा हुआ है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 253 जेड एस टू 243 जेड टी, ये सब इससे रिलेटेड है। पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर कोऑपरेटिव, यानी कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड भी बना सकती है, और स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसके अप्रोप्रिएट लॉ बना सकती हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। और भैया बहुत क्रिटिसिज्म है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी है 1930, अन इंडियन, अनटीन इंडियन है, अन गांधीयन है, एलिफेंटाइन साइंस है, लॉर्ड्स पैराडाइज है। इस चीज को मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही फर्दर एलाबोरेट कर चुका हूँ एक्चुअली। इसको मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन हम इसलिए बोलते हैं कि सर इसको इधर उधर से ले लिया गया है, लेकिन हमारा, जैसा कि मैंने बताया, अम्बेडकर जी ने कहा था कि, प्राउडली कहा था कि वी आर टेकिंग ऑल द थिंग्स बाय रैंसैकिंग ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नो हार्म इन दैट, ओके। एंड कार्बन कॉपी है 1935 का, हाँ सर वेरी मच है, बट लेकिन हमको मैंने बता दिया कि हमने अमेंडमेंट बहुत सारे कर दिए हैं, ठीक है। अन इंडियन है, एंटी गार्डियन है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आप एंड अन गार्डियन कह तो सकते हैं, लेकिन हमने नीड के हिसाब से उसे क्या 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आके हमने रियलाइज कर ली, वो चीज ऐड कर दी, तो इसलिए मुझे तो यूनिक ही लगता है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं। एलिफेंट इन साइंस है सर, हमारी डाइवर्सिटी है, कल्चर है, इन सबको लेना है, इतनी लैंग्वेजेस है, इवन 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतनी सारा एलिफेंटाइन साइज तो होगा ही। लॉयर्स की वजह से भी थोड़ा एलिफेंटाइन साइज हो गया, लॉयर्स पैराडाइज है, क्योंकि सर कांग्रेस में जो था वो यही था कि पहले लॉयर्स ही थे, तो बेसिकली उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको ये सारा बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, यानी कि बेसिक फीचर्स जो एक तरीके से मैं बोलूँ आपको स्केलेटन फॉर्म में सारी चीजें समझ में आई होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज रेट रिव्यू एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स
and please support my channel. It is new and it will motivate me to make more videos like this, and I will be coming with more videos. Please also suggest me what kind of videos actually you want, and thank you everyone. I will meet you in next video. Signing off, Yogesh Yungwar. Bye bye.